अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात में अगर अपनी मोहब्बत को डिफ़ाइन करने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया है वो है, और उसको मापने के लिए जो पैमाना बताया गया वो है माँ से मोहब्बत। कि जब हम ये जिक्र करते हैं कि हमारा खुदा, हमारा पैदा करने वाला, हमारा परवरदिगार हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो उन्होंने कहा 70 माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। और माँ से ज़्यादा इंसान को कौन चाह सकता है? आपकी सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, जहाँ पे आपको अमान मिले। अभी भी मतलब अम्मी की डेथ से पहले मुझे अगर कोई इस उम्र में मुझे अगर कुछ खौफनाक सा ख्वाब आ जाए तो मैं अपनी अम्मी के साथ जाके लेट जाती थी। मुझे लगता था कि हाँ बस अब ठीक है, अब तो बुरा ख्वाब भी नहीं आएगा। बुरा ख्वाब आ भी जाए तो ऐसी की तैसी अम्मी के साथ लेटी हुई हूँ। कि आप इतना प्रोटेक्टेड फील करते हैं माँ के साथ। लेकिन हर बच्चा, हर इंसान इतना लकी नहीं होता कि जो अपनी माँ के साथ हो तो दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज तस्वुर करे। हमने अपने आसपास ऐसे कितने वाक़यात देखे हैं, कितनी ख़बरें सुनी हैं जिसमें माँ ही अपने बच्चे को पानी में भी बहा देती हैं। होते इसके एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी होता है कि जो माँ अपने बच्चे को मारने पे आ जाती है उसके पीछे क्या रीज़न होती है। ये तो खैर बहुत आगे की बात है, लेकिन हमने देखा है कि माएँ बहुत सारी चीज़ों में अपना गुस्सा अपने बच्चों पे उतारती हैं। अपने मियाँ का गुस्सा हो, अपने इन लॉज का गुस्सा हो, अपने बचपन को कोई ट्रॉमा हो, मुसलसल कंपेयर करती रहती हैं अपना बचपना अपने बच्चे के बचपने से। और सिर्फ ये भी नहीं है, बच्चों का आपस में भी जो है मुसलसल कंपैरिजन करती हैं। उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करेंगी जो बच्चा देखने में ज़्यादा खूबसूरत होगा। कुछ माँ ऐसी होती हैं, उस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करेंगी जो कि ज़्यादा अच्छा कमाता हो। बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करेंगी, बेटियों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं की जाती। बेटे को अच्छे स्कूल में डाला जाएगा, बेटे के लिए अपने कंगन भी बेचने के लिए तैयार होंगी, लेकिन बेटी के लिए इतनी कुर्बानियाँ देने के लिए वो तैयार नहीं होती। हमारे यहाँ क्योंकि कहा गया है बार बार, हमारा तो मज़हब ही कहता है कि माँ बाप जब एक उम्र को पहुँचते उनको उफ तक ना कहें। और माँ बाप की नाराज़ी, माँ बाप का गुस्सा सब सर आँखों पर। लेकिन ये जो बिहेवियर है ना, इस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ना, ये बच्चों का पूरा माइंडसेट, बच्चों का पूरा एटीट्यूड और बच्चों की जो अप्रोच है टुवर्ड्स द लाइफ, ये ज़िंदगी भर के लिए चेंज कर देती है। कहीं कहीं पर एक ख़ानदानी ट्रॉमा चला आता है, वो माँ के अंदर ट्रॉमा आता है और माँ वही ट्रॉमा अपने बच्चे के अंदर दे के चला जाती है। ये जस्टिफाइड है? हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कोई टॉक्सिक ट्रेट मौजूद है और उनकी टॉक्सिक ट्रेट की वजह से उनके बच्चों को इतनी तकलीफ़ है। आज हम उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। हम आप लोगों की बात सुनेंगे भी, आप लोगों को दिलासा भी देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई, अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई मसला है तो आपको कोई अच्छी राय भी दे सके। हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अकबस आप हमारे साथ मौजूद। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फातिमा तौफीक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ गज़ल जी हमारी बहुत ही प्यारी वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल जी, शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जब हम टीम के साथ बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे ना परवीन आपा, तो हमें ना बात करते हुए डर रहे थे कि पता नहीं अगर हम लोगों को ये बताएंगे, लोगों से ज़्यादा अगर हम बहुत सारी जो माएँ इस वक्त हमें देख रही हैं, हम अगर उनको बता सकें कि भाई ये, क्योंकि माँ एक बहुत बड़ी छतरी है, मतलब वो एक बहुत बड़ा साया है, और जब उसके साथ एक टॉक्सिक का वर्ड ऐड कर देते हैं कि जी माएँ भी टॉक्सिक हो सकती हैं, तो हमें खुद होता है कि भाई हम क्या करें, हम डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा है माएँ ना चाहते हुए बच्चों के साथ ऐसा बहुत कुछ कर देती हैं जो कि उनको भी इल्म नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ, और बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके नज़दीक जो अगर टॉक्सिक माँ की डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो वो क्या हो गया? बात दरअसल ये होती है कि जो अपनी महरूमियाँ होती हैं, और जो बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको, वो आप सही कह रही हैं कि ख़ुद नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो उनकी अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ होती हैं जिनको वो वैसे नहीं बता सकती। तो उसका रिएक्शन यही होता है कि वो बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के और लोगों के साथ
उनका रवैया कुछ ऐसा होता है कि वो मर्दुम बेजार जिसे कहते हैं ना, आदम बेजार, मतलब बेजार रहती हैं वो, और इस मौके की तलाश में होती हैं कि कोई ऐसी बात हो जिस पे वो अपनी वो जितनी भड़ास है उसको निकाल सकें। और ऐसे बहुत लोग हमारे भी आसपास हैं, हमारे फील्ड में भी ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक तो अटेंशन सीकर होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, और ऐसे बच्चे जो इन माओं के साए तले बढ़ते हैं उनमें वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर माँ, हाँ, नस्ल आपकी ख़राब हो जाती है। माँ का रवैया तो आप समझती हैं कि माँ अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा जो करीब रिश्ता है वो माँ का है। माँ की गोद एक गहवारा होता है, और उस गहवारे में अगर अच्छा या बुरा जो भी होता है वो बच्चा एडॉप्ट करता रहता है, और इस तरह नस्लें ख़राब हो जाती हैं। और मेरे सामने तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, फैमिली में भी हैं, फ्रेंड्स में भी हैं। मतलब उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती, किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती, मतलब वो हर चीज़ में कोई नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करती हैं, और अपने आप को भी तकलीफ देना है। मतलब आप कांस्टेंट आप एक चीज का मुकाबला नहीं कर पा रहे, मतलब इन सेंस के उसके पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है, लेकिन आप उस आग में जल रही हैं कि मैं कैसे वो करूं मैं। तो ये एक बीमारी भी है, मैं समझती हूँ। इतने काबिल लोग बैठे हुए, ये एक बीमारी भी है। बिल्कुल। बहुत सारी माएँ, जैसे हम अक्सर जब बच्चों में पढ़ाई के प्रेशर के बारे से बात करती हैं, माएँ मुसलसल अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ एक कंपैरिजन, हम भी अपने बच्चों से, हम और माओं को पता नहीं था। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम किसी का दिल दुखाने के लिए, हम ये नहीं कहना चाह रहे माँ बुरी होती, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली तो बहुत सारी माएँ जो मैं देख रही हूँ, हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ आपने नहीं करनी। अब हम भी अपने बच्चों से देख रहे हैं कि जी एक मुसलसल मुकाबला होता था, फलाने के बच्चों के कितने नंबर है, तुम लोग कितने। माओं को नहीं पता कि ये जो मुसलसल कंपैरिजन आप ड्रॉ कर रही हैं, ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। अगर मैं डॉक्टर साहब सवाल से बात करूँ तो एक कहानी है कि दो बहनों को एक माँ मुसलसल कंपेयर करती थी। जब वो 3 साल की थी, जब बच्चे का दिमाग जो होता है बिल्कुल क्रिस्टल वाइट होता है, आप उसमें जो रंग डालेंगे वो ग्लास वैसे रंग का हो जाएगा। तो वहाँ से उसने कंपैरिजन शुरू किया, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जब कोई टॉक्सिक होता है तो वो डायरेक्ट माँ तो नहीं बनता ना, वो पहले टॉक्सिक होता है। वो अपनी नौजवानी टॉक्सिक एज में गुजारता है, फिर वो लाइलाइज हो जाता रहता है, तो फिर वो यानी एक कि वो एडल्ट इंसान एक टॉक्सिक होता है, तो वो फिर हर रिलेशनशिप में टॉक्सिक ही रहता है। वो हर रिलेशनशिप में होता है। सबसे और पहले इंसान की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मैं आपको छोटी सी कहानी यूँ सुनाऊँ, क्योंकि बात से जोड़ दूँ मैं। तो जब इंसान टीनेजर होता है तो वो टॉक्सिक होता है, अगर वो इलाज नहीं कराता तो वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट में भी वो इलाज नहीं कराता तो फिर जाके वो शादी कर लेता है। अब जब शादी करके बच्चे पैदा होते हैं तो वही टॉक्सिक हो रहा है। माँ भी बन सकती है, वो बीवी भी बन सकती है। तो वो जो अम्मी थी वो हमेशा बच्चों को कंपेयर करती थी फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट से। देखो तुम इतनी हो, फला फला, वो चलती रही। आखिरी में 17 साल 18 साल की उस लड़की ने, जिसको टॉक्सिक कहा जाता, जो टॉक्सिक मदर के सफ़र करती थी, उसने अपनी बहन को जहर देने की कोशिश की। उस कंपैरिजन की वजह से जो माँ ने दिल में डाला। और वो मासूम लड़की थी, उसने जहर क्या देना था, उसने उसके खाने में बहुत कड़वी चीज़ें डाल दी, और उसका ये था माइंडसेट कि ये खाएगी तो मर जाएगी, तो कम से कम मुझे इतनी बेइज्जतियां नहीं सुननी पड़ेंगी। तो ये केस फिर हमारे पास आया था, जिन्ना हॉस्पिटल में था मैं उस वक्त। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और मुझे ये वाकया हमेशा से याद है, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस बात को। तो जब आप बीइंग ए टॉक्सिक मदर अपने बच्चों से स्टार्ट करते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी बच्चों के अंदर इम्पोज करने लगते हैं, तो आप क्या बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो बहुत प्यारा निकलेगा? वो तो आपका अक्स है, वो तो वही चीज है जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं। जस्ट लाइक मशीन, ATM मशीन, जितना डालेंगे आप पैसा वैसी शक्ल का निकाल लेंगे। तो टॉक्सिक मदर होना वो तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। लेकिन उससे पहले अगर टॉक्सिक आप वाइफ हैं, अगर आप किसी एक घर में रहती हैं या 4 भाई भी हैं, तो भी मसले हैं। देखिए मैं कहती हूँ, अगर आप बाहर मैं किसी वर्किंग प्लेस पे काम करती हूँ, वहाँ पे अगर टॉक्सिक लोगों में उनसे अपने टाइज कट कर सकती हूँ, मैं उनसे अपना राब्ता और ख़त्म कर सकती हूँ। दोस्तों में, मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई टॉक्सिक लोग हो तो मैं उनसे एक डिस्टेंस कर सकती हूँ। लोग अपनी माँ से कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं अगर आपकी माँ टॉक्सिक हो तो? नहीं हो सकता। माँ के लिए तो हमने यही सुना है ना, माँ जन्नत की हवा, माँ के पैरों तले जन्नत। मतलब माँ के साथ एक बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग हमें आती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें माँ ने भी कहाँ से ली?
आखिर तो ये इनहेरिट भी तो किए हैं ना, हमारी जीन में भी तो कुछ चीज़ें आई हैं। अगर हमने एक प्रेग्नेंट औरत है जो एक पेट में एक नया बच्चा जो है उसको जन्म देने वाली है और वो टॉक्सिक थिंकिंग के साथ हर वक्त देख रही है कि मेरी सास ने ये किया, मेरे शौहर ने ये किया, मेरी देवरानी ये किया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं इनको कैसे लेट डाउन करूँ, मैं इनको कैसे ठीक करूँ, और वो उसी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। बच्चा भी अपने अंदर वो ट्रेट्स लेके जन्म लेता है। आगे को अगर वो लड़की है तो वो भी आगे चल के माँ बनेगी ऑब्वियसली। मदीहा, मुझे तो खुद जब मैं इस टॉपिक के बारे में आपने बताया तो मुझे खुद थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होने लगी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब जो मदर्स जो बहुत अच्छी मदर्स समझती हैं अपने आप को, हम में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मैं जब टीचिंग करने लगी कनाडा में तब मुझे एहसास हुआ, जब मैंने वहाँ पर देखा पढ़ा कि मतलब क्या कुछ मैं भी छोटी छोटी गलतियां करती रही अपने बच्चे को पालने के हवाले से, और मैं हमेशा समझती रही हूँ बहुत दबंग माँ हूँ, ये हूँ, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम बच्चों में बचपन से ही इंडक्ट करते हैं। और बच्चों को जो है वो एकेडमिक स्कूलिंग के हवाले से कि बस तुम्हें नंबर 1 आना है, तुम्हें ये भी टॉक्सिक बिहेवियर है। ये भी हम बच्चों के जो है उनके जो अंदर के जो क्या कहते हैं एप्टीट्यूड्स जो बच्चों के होते हैं उनको हम किल करते हैं। और कभी कभी अपना ख्वाब कि नहीं मैंने डॉक्टर बनना था, तुमने डॉक्टर बनना है, वो कह रहे नहीं माँ मुझे पेंटर बनना, नहीं तुम्हें ये बनना है, और आप उसके आप मतलब उसको करियर भी हम चूज करते हैं, हम उसका पार्टनर भी हम चूज करते हैं, उसको कैसे उठना है बैठना है क्या करना है वो सब कुछ हम चूज करें, तो ये भी तो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ना। तो बहुत सारी मदर्स इस तरह से भी कर रही होती हैं। उसके बाद फिर जब हम आगे की अगर बात करें, हम जब सासें बनते हैं तो भी एक मदर की रोल में है ना। हम अपने बच्चे, जैसे आपने कहा कि किसी और से तो हम जो वर्क रिलेशनशिप्स होती हैं हमारी उनको तो हम साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को तो नहीं कर सकते। आप सोचिए वो बेटा कितनी तकलीफ में होगा जब उसकी माँ जो है उस बच्चे को तो उसने उस तरह से पाला, लेकिन जो नई लड़की आ रही है जरूरी तो नहीं कि वो भी किसी टॉक्सिक मदर के ही उसमें पली हो। अगर वो आ रही है आपके घर में, वो अच्छी बातें करना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, और वो सास अपनी इनसिक्योरिटीज में कि मेरा बच्चा कहीं हाथ से ना निकल जाए करती, वो अपने गुड फेथ में कर रही होती है। वो समझती हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत अक्ल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नुकसान उनको नहीं पता होता कि टॉक्सिक ट्रेट क्या होता है माओ में, जो माओ को भी नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि टॉक्सिक मदर इटसेल्फ कोई डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक लेमैन टर्मिनोलॉजी है। और दूसरी एक और बात ये रीफ्रेज कर दूंगी, आप सब जो बात कह चुके हैं वो ये कि टॉक्सिक बिहेवियर की इटसेल्फ रीजंस होते हैं, और उसमें बहुत बड़ा रीज़न जो है मदर का अपना ट्रॉमा जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में गुजारा। तो अगर हम थोड़ा सा एम्पैथाइज करके, अगर ब्लेमिंग एटीट्यूड के बजाय और लेबलिंग एटीट्यूड के बजाय हम थोड़ी सी एम्पैथी इस चीज़ में करें, तो हमें ये पता चलेगा कि वो जो मदर एक टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रही हैं वो खुद ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ठीक है। उनको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये जो चिड़चिड़ापन है या ये जो मुख्तलिफ बिहेवियर है, एक ऐसी माँ जो कि खुद ट्रॉमेटाइज्ड है, वो बच्चे को बचपन से उसके पैदा होने से जब से वो उसकी गोद में था और वो कुछ ना कुछ ऐसा करिए, उसको नहीं पता, वो ट्रांसफर करिए अपना सारा ट्रॉमा, तो जिसको हीलिंग की खुद ज़रूरत है, उसने तो बच्चा प्रोडक्ट ही ऐसा पैदा कर दिया कि वो बच्चा जो खुद ट्रॉमे में, वो माँ को क्या हील करेगा वैसे? नहीं, माँ को बच्चा हील नहीं करेगा। हाँ। माँ को तो खुद हीलिंग की ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए ये तब ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ेगी ना जब माँ को इस बात का अंदाजा होगा कि हाँ ये गलती मैं कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी। Yes. हम उस गलती तो को बिल्कुल चाह रही कि हम ऐसी कौन सी गलतियाँ करें जो हमें नहीं पता कि ये नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जितनी बातें आपने सब मेंशन की वो सब उसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि बच्चे की नशोनुमा के दौरान माँ को करना होता है, वो ये कि जैसे जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करनी होती है, ठीक है, बच्चे को खुद से जुदा करना होता है। इसी तरह एक इमेजिनरी अम्बिलिकल कॉर्ड जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे कट डाउन करनी होती है। मसलन ये कि जब बच्चे ने चलना शुरू कर दिया तो आपको उसे गोद से निकालना पड़ेगा। इसी तरह जब स्कूल जाने लगेगा तो आपको 5-6 घंटे उसके बगैर रहना पड़ेगा। इसी तरह जब उसकी सोशल सर्कल बढ़ता है तो आपको उसको वक्त देना पड़ेगा। इसी तरह जब वो रिलेशनशिप में जाता है तो थोड़ा सा कट डाउन करना होगा ताकि इमोशनल इन्मेशमेंट वाली सिचुएशन ना पैदा हो, क्योंकि ये इमोशनल इन्मेशमेंट ही है जो कि इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देती है, किसी इंसान की शख्सियत को बनने से मुतासिर करती है, उसकी पसंद नापसंद वाली चीज़ को वो जी, यानी कि आपने उस इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल ग्रो ही नहीं करने दिया। आपकी उसकी हर राय पर आपकी राय जो है हर चीज़ में आप पे डिपेंडेंट होगा। वो कहीं डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हर वक्त माँ की तरफ देखने की और माँ की मर्जी को हर चीज़ पे जो है इम्पोर्टेंस देने की आदत हो जाती है। कोई राय नहीं होगी।
अपनी कोई राय नहीं होगी। लेकिन वंस अगेन मैं वापस इसी बात पे आऊंगी कि ये जो टॉक्सिसिटी इन मदर्स बिहेवियर जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें माँ के साथ एजुकेशनल एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इसमें कोई भी चीज़ कोई भी इंसान ऑफेंडेड फील ना करे, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करें। Exactly, सोच भी यही है ना, क्योंकि देखिए अब हम भी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होंगे जो नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ाई के बारे में बात की, तो अभी जैसे अगर मेरा बच्चा 3 साल का, तो मुझे अभी से सो रहा होता है कि नहीं भी ये चीज़ को आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर इसका मुकाबला सही हो। मैं उसको मुकाबले में, मैं खुद एक मुकाबले में हूँ ना दुनिया से, तो मैं तो बच्चे को मुकाबले में डाल रही हूँ और मुझे पता ही नहीं मुझे नहीं डालना उसको, बिल्कुल नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, इसको फलाने से आगे जाना है, क्योंकि हम बचपन से मुकाबला हम भी सुनते आए हैं। बिल्कुल। इसमें ये है ना 80% हम वो चीज़ें बच्चों में इम्पोज करते हैं जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हाँ। जो हमारे फेलियर्स होते हैं। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं बच्चे को डॉक्टर मार मार के बनाऊंगा, ऐसी की तैसी करके। भाई मैं बनना नहीं चाहता, हाँ। मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है, नहीं लेकिन तूने डॉक्टर बनना है क्योंकि मैं नहीं बन सका। बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो आपकी ख्वाहिश है जो बच्चे में आप कूट कूट के अपनी टॉक्सिसिटी मुंतकिल कर देते हैं। अब टॉक्सिक जिस तरह आप, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी जी। अब इन्होंने बात की थी कंट्रोलिंग बिहेवियर की, तो कंट्रोलिंग बिहेवियर एक पार्ट ही तो है टॉक्सिक और औरत का या मर्द का, ठीक है। कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या होता है? वो यही होता है कि आप अपने कंट्रोल्स बच्चे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं और आप चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो तुम्हारे लिए ठीक है, उसकी स्ट्रिंग्स मेरे हाथ में। हाँ, अब आप उसका माइंड देखें कि नीयत कितनी सच्ची होती है ऐसे टॉक्सिक शख्स की, कि मैं इस लड़की को पसंद करती हूँ, अम्मा मैं नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ, बेटा तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी है। अम्मा आपको कैसे पता चला? बस मैं कह रही हूँ ये अच्छी है, मैंने ये फैसला कर लिया, हाँ। ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये लड़की अच्छी नहीं है। अब कोई ये सब कुछ डायग्नोस कैसे हो गया? तुम भी एक आम इंसान हो जितना वो है, लेकिन वो कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है। आज बहुत सारे भी कह रहे थे कि अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, और ये आखिरी स्टैंप है। अच्छा हाँ, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ये स्टैंप लग जाती है कि अब तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अपनी छोटी मोटी बात ना मानने में हम अक्सर कहते हैं, देखा तुमने माँ की बात को छुटा दिया तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी माएँ मुझ जैसी जो इस वक्त सवेरे सवेरे मॉर्निंग शो भी देख रहे हो, इस वक्त हमें देख रहे हैं, और आप मतलब बहुत सी माँ को नहीं पता था तो बच्चों को कोसने बहुत देती हैं कि अल्लाह 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 आप ये क्या कर दिया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, गिर के अल्लाह चोट लग जाएगी तो फलाना कर जाएगा, मौत आ जाएगी फलाने। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, सत्यानाश तुम्हारा, सत्यानाश तो बहुत सुनाना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कोसनियाँ होती ना, ये बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात भी कर रहे थे कि जहाँ पर बहुत सारी जगहों पे माएँ चाह रही होती कि अपनी पसंद अपने बच्चों पे थोपें, चाहे वो करियर के वाले से हो सकते कि देखना तुमने माँ की बात नहीं सुनी ना, जिंदगी में तो कभी खुश नहीं रहोगे। मुझे पता था। हाँ मुझे पता था। हाँ, और बाद में हो मुझे, हाँ, मुझे पता था। हाँ मुझे पता था। और एक जगह पे मैं ब्रेक में बात कर रही थी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, उनकी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। मेरी दोस्त की शक्ल अपने फादर से बहुत मिलती है, तो वो बताती है कि जब आंटी को कोई पुरानी बात याद आती थी, गो के दोनों जो पार्टनर थे वो आगे मूव ऑन कर चुके हुए थे, लेकिन वो कहती है कि जब भी मेरी अम्मी को कोई पुरानी बात याद आती थी मेरे अब्बू की, तो कहती क्योंकि मेरी शक्ल मेरे अब्बू से मिलती थी, तो कहती वो मुझे मारती थी और मुझे कहती थी तुम्हारी शक्ल मुझे याद दिलाती है उस आदमी की। अब वो बड़े होके आगे जाके वो कहती कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत सारी चीज़ों से माफ़ किया, लेकिन देखो उसका बचपना तो उस चीज़ में गुजर गया ना, उस मार में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब आम फिल्म ये किया जाता है कि कोई बुरी कोई चीज़ है, अरे पुप्पी पे गई है ये तो, हाँ। तो अपने उसमें एक दादी पे गई है, कोई अच्छी चीज हो, हाँ। तो देखा ये मेरी फैमिली पे, हाँ। हमारी फैमिली में सारे इंटेलिजेंट है भाई, ये तो हमारी फैमिली के इसने ट्रेट्स लिए। तो ये सारे जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें हम अपने बच्चों के अंदर जो इंडक्ट कर रहे होते हैं, बचपन से ही कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा आगे चलकर वो बच्चे, वो माएँ, वो बच्चे माएँ बनेंगी और वो समझेंगी कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर उसने मार खाई होगी तो वो अपने बच्चों को मारते हुए बिल्कुल नहीं घबराएगी, क्योंकि उसने बचपन से तो ये आम चीज देखी हुई है। तो ये जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कराना या अरेंज, उसमें कोई मजायका नहीं होता अगर बच्चे की भी पसंद शामिल है। वरना एक पॉइंट ये आता है कि वो बच्चा बेचारा मजबूर होकर सोचता है कि हाँ मैं ऐसी कोई ले आऊं जो मेरी माँ के साथ गेट अलॉन्ग करे,
ये भी होता है कि वो चाहे वो हार्मनी खुश रहे ना रहे उसको में। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हम अक्सर बात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जब बात करते हैं, उसमें कहते हैं जी हमारे यहाँ बेटों को ज़्यादा वो है प्रोटोकॉल दिया जाता है, बेटों से ज़्यादा प्यार किया जाता है। अभी जो बेटों की कटोरी में, बेटों की प्लेट में जो लेग पीस जाती थी, कहीं लिखा तो नहीं था ना कि जी बेटे को आपने लेग पीस देनी है, बेटी को आपने नॉर्मल रोटी देनी है। ये देने वाली भी तो माँ या फिर बाप वही होगा ना? बिल्कुल। अच्छा, बेटे से जितनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो लेग पीस दिए जाते हैं, वो जब बड़ा होता है तो वो लेग पीस ही से किक मार के बाहर निकाल देता है। भाई आपने सही बात क्या की है, गहरी बात कितनी की सही बात आपने। की आपने। बिल्कुल। तो ये बेटियां और बेटों का बिल्कुल कोई जोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। पापा ये कंपैरिजन करना भी तो ये नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बेटी माँ बाप के घर में ही तो खुशी देखती है, आगे उसका नसीब होता है कि आया वो घर उसको अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसका क्या नसीब बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन अपने माँ बाप का घर जहाँ शफकत ही शफकत होनी चाहिए, और अगर वहाँ 3 भाई और 1 बहन है और या 2 बहनें, और माँ जो है वो बेटों को ज्यादा प्रोटोकॉल देती है, मैंने देखा है। और बेटे भी तो बड़ाई है। उनकी आंखों में ऐसी महरूमियत होती है उन बच्चियों की आंख में, ये देखो भाई आने वाला है, गरम रोटी डाल दो, ठंडी रोटी नहीं खाएगा। अब वो बेटियां सोच, अम्मा भूख लगी है, वो पड़ी है रोटी पड़ी है खा लो। तो बेटियां कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं और उनको ये एहसास हो जाता है कि हमसे वो मोहब्बत नहीं है जो भाइयों से। लेकिन जब भाई बड़े होते हैं फिर माँ बाप को भी पता चलता है कि भाई इस मामले में से एक बात है कि सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। देखिए, एक लर्न बिहेवियर है जो ओवरऑल एक सोसाइटी में फैला हुआ है, उसमें आप किसी एक फर्द को जिम्मेदार नहीं कह सकते। और दूसरा ये कि लर्न बिहेवियर है, ठीक है, ये ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा है। मेजॉरिटी, हमने तो मेजॉरिटी देखी, हमने इतनी उम्र गुजारी, हमने तो मेजॉरिटी देखी कि बेटों को ज्यादा प्रोटोकॉल दिया अभी भी जाता है। समहाउ मतलब मैंने किसी महफिल में ये दुआ नहीं सुनी कि अल्लाह मियां उनको बेटी से नवाजे, अल्लाह मियां हमें ये सुना कि अल्लाह मियां इनको औलाद नेने से नवाजे। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है नबीला इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नबीला बात कर रही हूँ। जी। आप? जी नबीला। जी मैं नबीला बात कर रही हूँ। मैंने कहा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं आज आपका टॉपिक देख रही थी और मुझे अपना वाकया याद आ गया। मेरी शादी को 6 साल हो गए। जी नबीला, नबीला आप पीछे प्लीज टेलीविजन बंद कर दीजिए और आप फोन पे हमारी बात सुनिए, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। आज आपका टॉपिक देख तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी और मेरी ना औलाद नहीं है। और लोगों के ये जब आप बैठते हैं ना, सब में जाते हैं तो लोगों के ये ख्याल होते हैं कि हमें आपकी औलाद नहीं है अभी तक हुई, तो ये बहुत मायूस बात करती है। हाय, आप तो बेटे बेटियों की बात ये कर रहे हैं, स्पेशली तो और औलाद- औरतें ही ज़रा, औरतें जो हैं वो ज़रा बात करती हैं। अच्छा मुझे बताएं आप नबीला, आपके हस्बैंड वैसे क्या कहते हैं? नबीला मेरी जान, हम आपको सुन रहे हैं ना, हम आप ही के लिए हैं। मेरे हस्बैंड मेरी जान, अल्लाह आपको साहिब औलाद करे और अल्लाह पाक आपको एक ऐसी नेमत से नवाजे कि दुनिया जो है वो रश करे आप पे भी और आपकी औलाद पे भी। आपके मुझे बताएं हस्बैंड क्या कहते हैं? हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और जो आप फैमिली भी अच्छी है, मगर लोग बहुत बुरे हैं। लोगों में ये जो खवातीन होती है ना, इनका रवैया, इनकी बातें ये बहुत मायूस करती हैं। हाय जी मैं, अच्छा ये ना टॉक्सिक औरतों की ये ना, बात कर रही हूँ। हाँ ये ना देखिए, मैं लोगों से अक्सर लोगों से, हमारे यहाँ ना लोग बड़े ब्लंट हैं, लोग शायद अपनी मोहब्बत में पूछ लेते हैं। वही मैं बात करूँ ना कि आज का शो भी ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो कि हम शायद मोहब्बत में भी कर देते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी जहरीली हमारी हरकत होती है। मैं अक्सर लोगों को देख लो कहते हैं अच्छा आपकी शादी नहीं हुई, अच्छा कब शादी कब होगी, अच्छा औलाद बच्चा नहीं, आप ट्राई नहीं करना चाह रहे। और जिन लोगों को हम नहीं भी जानते, अच्छा आपकी शादी को कितने साल हो, हाय आपका बच्चा, आपका भी तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ। अच्छा जैसे अगर को एक बच्चा भी, बस एक बच्चा ही है, बस एक बच्चा ही है, क्यों नहीं किया? अगले बच्चा क्यों नहीं करना? बस वो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई मशीन लगाई अभी चल और बच्चे पैदा। हाँ देखिए, अब वो बेचारी, अब वो 6 साल उनकी शादी को, एंड डॉक्टर वजाहत आप इससे वो कर भी सकते हैं, क्योंकि कितना मतलब बंदों के लिए वो प्रेशर नहीं होता जितना एक औरत पे प्रेशर होता है कि आपने अगलों को
औलाद देनी है। सही बात है। उसको माँ बनने का जो प्रायोरिटी है वो पीछे चली जाती है, बल्कि वो एक पीयर प्रेशर में बैठी हुई होती है कि मैंने दावत में जाना है, फिर लोग पूछेंगे, सास लोग जाना पूछेगी, छोड़ देते फैमिली हैं, पूछेगी। और जब आप कहीं ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज होते हैं ना, तो वो छोटा जख्म भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप पहले से ये बात सुन सुन के थोड़ा सा सेंसिटिव हो गए, फैमिली ही करती है सबसे पहले, पड़ोसी तो बाद में करता है आके। और जब आपको जख्म स्वेल हुआ है और आपको चोट लगी है, तो फिर बाहर वाला भी इसे ठप करेगा, तो वो 3 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये हम लोग समझते ही नहीं है। और फिर हमारे यहाँ तो ये भी है कि अगर इलाज की बात भी की जाए तो हम औरत के वाले से बात करते हैं कि औरत के टेस्ट कराए बिल्कुल। जाएं। मर्द के टेस्ट के वाले से हम जाते नहीं है। फिर जब औलाद नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि अच्छा चलो भाई इसकी कहीं और शादी कर दो, तो वो ऑलरेडी एक अजियत से खातून गुजर रही मेरी होती है। सिस्टर की शादी हुई और 3 महीने तक वह वो बेबी कंसीव करने का कपल का एक चॉइस होती है, वो जब भी करना चाहें, उन्होंने प्लान किया होगा। 3 महीने के बाद जो है खातून आई, वो कहने लगी 3 महीने हो गए आपके बच्चा नहीं हुआ, आपको अडॉप्ट कर ले बच्चा। 3 महीने में बच्चा किसका हो सकता है? जैसे अभी किसी ने कहा बच्चा कितना है का 4 साल का, 1 महीने का। हमारे कैमरामैन ऑप्शन वाला अच्छा था, मतलब ये तो आप जोक हो गया है वैसे। 3 महीने के अंदर तो आप इतनी परेशानी उनको, जितनी कपल को परेशानी नहीं होती, इतनी आस पड़ोस की औरतों को परेशानी होती है। आप तो मैं नबीला में कहती हूँ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें अभी, क्योंकि इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करेगा तो फिर आपको रात को नींद भी नहीं आनी, फिर आप जो है ना उसकी ज़िंदगी, उसके लिए ज़िंदगी जिएंगी। मेरे ख्याल है बजाय ये कि अब ये अपने आप को सोचें कि मैं कोई काबिल रहम हूँ, आप उन खवातीन पर रहम खाएं जिनको कितनी इग्नोरेंस है बेचारियों को, उनको पता भी नहीं है कि इन बातों से किसी का दिल दुख सकता है, इन बातों से किसी की प्लानिंग खराब हो सकती है, हो सकता है वो अभी रेडी ना हो मेंटली बच्चा पैदा करने के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसी जो खवातीन हमारे सामने आ जाती हैं और हमसे कभी कभी ऐसे सवाल पूछती हैं, बेस्ट वे क्या उनको डील करने का? देखिए, मेन रीज़न इसकी ना जड़ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अब उनकी जड़ नहीं बात देखिए, कभी भी आप एम्पैथाइज करेंगे ना, अपने आप को उसके शूज़ में ले जाने की कोशिश करें। एक वो खातून जिनके साथ कोई नेगेटिव बात की जा रही है और एक वो खातून जो के नेगेटिव बात कर रही हैं, दोनों अपनी अपनी तरह से ट्रॉमेटाइज है, दोनों के अपने मसाइल हैं। आपकी सोसाइटी ने एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है, ठीक है। औलाद होने को एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ अटैच कर दिया है कि जिसकी औलाद है, स्पेशली जिसका मेल चाइल्ड है, वो स्टेबल है, वो अपनी लाइफ में उसके साथ उसकी लाइफ स्टेबल है, उसके साथ एक सेंस ऑफ प्राइड अटैच कर दी गई है। तो इन चीज़ों को जब भी हम बात करते हुए दूसरे के शूज़ में अपने ज़रा जाके देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है बहुत अच्छी तरह से कौन इंसान किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन हमें डील कैसे करनी चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक डॉक्टर की हैसियत से, प्रोफेशनल की हैसियत से तो हम उसको टेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं कि ये जो खातून है इस किस्म की बात कर रही है, क्यों कर रही है। हमारा तो सेंस ऑफ माइंड एक डिफरेंट लेवल पे बैठा हुआ है ना, ठंडे में, सुकून में। लेकिन जो वहाँ सफ़र हो रहा है या जिसके साथ हो रहा है, उसका तो जहन इतना काम ही नहीं कर रहा है। उसको ये थोड़ी पता क्या है, मेरी सास है, मेरे साथ इतनी, तो हुआ क्या होगा इसके साथ। अब देखिए, मुझे इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मैं इनको भी ऐड कर लेती हूँ। अरीशा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदियापी? बिल्कुल ठीक है अरीशा, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैंने कहना था कि मैं काफी परेशान रहती हूँ कि मैं इतना कर के घर वालों के साथ, लेकिन फिर भी मेरी सास तो माशाल्लाह, उनको अल्लाह में जन्नत में जगह दे, वो बहुत अच्छी थी, उनकी तो डेथ हो गई है। लेकिन अब हमारी सुसर है, वो इस तरह की हैं कि उनका हर बात पे तंज होता है, कर के करती भी मैं हूँ, फिर भी मेरी दूसरी जो देवरानी है उनका होता है कि वो करती है। उसकी वजह से मैं करती भी हूँ, लेकिन मेरे हर वक्त मेरे माइंड में यही रहता है कि मैं क्या करूँ। इसकी वजह से मैं बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे सकती हूँ। बच्चों के साथ मेरा रवैया कहती हूँ कि मेरा अच्छा रहे, लेकिन फिर भी मैं हर टाइम उनके साथ बच्चों को डांटती हूँ, उनको कहती हूँ हर टाइम पढ़े वो ये करें। यही होता है। ये आपने देखा ना बात की, वो ये और हमारी कितनी ज़्यादा ख़वातीन जो देख रही हैं, एक इंसान की नींद पूरी ना हो, वो थका हुआ हो, वो और उसको एडमायर भी ना किया जाए, उनकी चीज़ों को हर वक्त क्रिटिसाइज किया जाए, तो वो जाहिर है वो तो अपनी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट कर लेगा ना। क्या करेगी वो? जब वही बात करें ना कि माएँ अक्सर अपनी जो चीज़ें जो अपने पे बीत रही होती है, उसकी वजह से जो फील कर रही होती है, फिर वो बच्चों पे किसी और तरीके से निकल तो बच्चों को सही तरीके से वो नहीं ना टाइम। अच्छा मदिया, वो मजे की बात रहेगी कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए लोगों को, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूं कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने खुद डिसाइड किया, प्लान करके एक बच्चा हमें चाहिए था, हमने एक बच्चा किया और
अब जब लोग मुझे कहते हैं ना कि हाय, लेकिन देखिए वो आप तो नहीं हो, तो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको एक बच्चा नहीं करना, वही बच्चे ना, तो आप दो तो मुझे तीन जब बच्चे पूछते हैं वो कि आपने क्यों दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जोड़ी बन जाती है। हाँ, और जो है वो तो भाई का भाई बेटा बहन होनी तो फिर चाहिए। मैं क्या कहती हूँ पता है उनको, हाँ, ये सब मैं उनको जो जवाब देती हूँ ना उसके आगे वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह की मर्जी, ठीक है, डजंट मैटर वो मेरे लिए क्या भी सोचें कि या कुछ आगे, लेकिन ऑब्वियसली देखा जाए तो अल्लाह की मर्जी होती है जो हम फैसले भी कर रहे अच्छा, होते हैं। उसके बाद माशाल्लाह से लोग इतने फ्रैंक भी कहते हैं अच्छा ना डॉक्टर को दिखा तो आपके पास इतना खुदाई ना, तो बहुत पर्सनल बातें होती हैं, आपको नहीं पता कि कोई इस छोटे से सवाल से ऑलरेडी इसके दिल में कितनी हसरत हो, आपका एक ऐसा सवाल जो आपने शायद मोहब्बत में पूछ लिया हो उसको वो ट्रिगर कर दे, वो और तकलीफ में आ जाए। अभी जैसे ही मेरी बहन की कॉल आई है और वो बता रही हैं कि जो ससुराल का जो प्रेशर है उसकी वजह से शी इज़ अनजस्ट टू द किड्स। तो इसमें अब मुझे बताएं कि हमारी इस बहन को, अब परवीन आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि कैसे निकालें इनको? भाई खुश रहें, जब अल्लाह ताला चाहेगा, जब आप प्लान करेंगे अल्लाह मियाँ औलाद दे देगा। मैंने तो ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनकी 10-10 साल बाद उनके यहाँ। हाँ, ये जो अभी जैसे अरीशा की कॉल थी, उन्होंने कहा मेरे ससुर मुझे इतने ताने मारते, सास सची, तो कहती है ससुर की वजह से मैं बच्चों को के साथ फिर। भाई आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल देखें, अपने बच्चों का ख्याल करें, छोड़े इस कान से सुने इस कान से निकाले, रहना तो उन्हीं के साथ है। अब नहीं, इसमें एक और अब सास चली गई, उनका इंतजार हाँ, मैं यही आने वाला था कि बाज़ औक़ात जो है ना ससुर भी कोई सास नुमा कैरेक्टर, हाँ, अब जो सास कोई ऐसी चवल करती है ना, गलती करती है, तो हमें बड़ा एक्सेप्टेबल होता है कि चलो सास है वो ऐसी बात तो करेगी। ससुर का आप एक्सपेक्ट ससुर का कर नहीं रहे होते, ससुर का दिमाग में लगता है ये हमें बड़ा प्यार मोहब्बत देगा, सब कुछ करेगा, बिल्कुल जिस तरह हम टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं ससुर को बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जब ससुर कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता ना ससुर के साथ जितना सास के साथ, बिल्कुल एक इज्जत वाला अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब ससुर इस किस्म की हरकतें करने लगते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेशन है, तो फिर वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपको चाहिए पहली बात कि उनको ये समझे कि ससुर नहीं मेरी सास है, ताकि आधे मसले तो आप वैसे ही डाइजेस्ट कर जाए। दूसरा, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मे बी शी इज इन डिप्रेशन, रोना शुरू हो गई, उसके अलावा अपनी नींद को पूरी करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, दुनिया को फेस करने का एक तरीका है सीखने का, उसको बहुत जरूरी है कि आप क्या तरीका इसके लिए जो टेक्निकली वर्ड यूज किया जाता है ना, जैसे आपने कहा कि डील जिसके साथ ये हो रहा है वो कैसे डील करें, तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड है बाउंड्री सेटिंग। ठीक है, ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, जो कि आप थेरेपिस्ट के पास जाके भी सीखते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद से भी सीख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी मेंटल बाउंड्रीज बनानी है कि आपकी सोच पर आपका इख्तियार है। दूसरा इंसान जो चीज़ सोच रहा है ज़रूरी नहीं कि आप भी वही सोचें, आपके ऊपर ये मजबूरी नहीं है। इसलिए बाउंड्री वाली बात डॉक्टर साहब वॉच करिए, इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी ब्रेक आ गई। और ये जो बाउंड्रीज है ना, ये सिर्फ इन लॉज के साथ नहीं, कभी कभी आपके हस्बैंड के साथ भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टॉक्सिक हस्बैंड भी होते हैं, उनके साथ भी आपको बाउंड्री है ना बनानी पड़ती है कि आप किसी को इतनी इजाज़त नहीं दें कि वो आपको इतना डिसरिस्पेक्ट करे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और जिन हमारे व्यूअर्स ने हमें भी ज्वाइन किया है उनको बताएं कि आज का हम शो कर रहे हैं वो माओं के कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स के हवाले से कर रहे हैं। बहुत सारी माएँ, मतलब मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, और हमने भी कुछ बातें अभी ब्रेक में भी ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो हम कहते हैं अच्छा यार ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। और मतलब माएँ टोक लगा देती हैं, बच्चों को फ़ौरन डांटती हैं, बच्चों को कोसने देती हैं, और जो मुसलसल कंपैरिजन करती हैं बेटा और बेटी में, अपने बच्चों का दूसरों के बच्चों के साथ कंपैरिजन करती हैं। और जैसे बड़ी अच्छी बात की गज़ल जी ने कि बहुत सारी माएँ बच्चों की बचपन में कोई ट्रेनिंग ऐसे कर देती हैं कि वो बच्चा एक बहुत ही जासूस बन जाता है। हाँ, एक अजीब इंसान बन जाता है जो टो में पापा को क्या करिए, जाओ देखो पापा का कौन सा मैसेज आया है, उसका फोन जरा चेक करो क्या है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, उस कमरे में क्या हो रहा है। मतलब ये बच्चों की आप क्या तरबियत कर रहे हैं, आप अपने हाथों से अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। वो बच्चे जब बड़े होते हैं वो बच्चे फिर उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं, उनका माइंड अच्छी चीज़ों में जाता ही नहीं, प्रोडक्टिव चीज़ों में। और जो दूसरी चीज़ बहुत अहम जो रहना चाहिए वो ये है कि हम अपना इमोशनल बर्डन जो है ना अपने बच्चों पर निकालते हैं, अपने कैथारसिस
और फिर ये होता है कि भाई हम किससे करें शेयर, ठीक है ना, हमारा तो कोई और है ही नहीं, हमारे बच्चे ही तो हैं। और छोटी छोटी बच्चों को जो है वो पापा ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया, मैंने देखो कितना कुछ किया फैमिली के लिए। मतलब आई नो माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को निभाना, लेकिन आप ये सोचिए आप एक बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, एक बड़ा इंडिविजुअल बना रहे हैं जिससे सोसाइटी आगे बनेगी, और उसके अंदर हम जो ट्रेड्स डाल रहे होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, इसमें मैं इसके पॉइंट ऐड करूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है, वो ये कि हीलिंग प्रोसेस हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें तो एजुकेट करना है मदर्स को। तो जैसे आपने कहा कि उनके पास और कोई है नहीं बात करने के लिए, इसका साइंटिफिकली प्रूवन जो तरीका है वो ये है कि आप खुद अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारें और थेरेप्यूटिक जर्नलिंग की आदत डालें, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि आपने दिल में महसूस की, जो आपके जज्बात आए, वो लिखना शुरू करें। कुछ लोगों को लगता है कि डायरी कोई पढ़ लेगा, तो डायरी बनानी ज़रूरी नहीं, आप लिखें, इसके एक दफ़ा पढ़ लें, उसको फाड़ कर फेंक दें, तो इट इज़ थेरेप्यूटिक। अच्छा, लिखें भी फिर उसको आप पढ़ें भी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत सारे ख्यालात जो इधर उधर पड़े हुए हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली आपके सामने आ जाते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि हम ऑडियो मैसेज करें अपने आप को फिर डिलीट कर दें, ये भी किया जा सारा वो निकल सकता है। इससे भी ज़्यादा आसान ये है कि आप कोई टॉय, आप अपना कोई टॉय या आप कोई तकिया, कोई ऐसा कॉर्नर बना लें जहां उसको आपने सामने रख लिया एज एक पर्सन के तौर पे, और आपने उससे बात कर ली। आप देखिए पंचिंग बैग जो है ये भी तो बड़ा थेरेपेटिक है ना। बिल्कुल, पंचिंग बैग को आपको जिस पे भी गुस्सा है आपने उतारा उस पंचिंग बैग। ऐसे मैंने देखा कि लोगों ने, मतलब वेस्ट में तो ये एक्टिविटीज भी हैं कि आप जाएं वो जगह पे, आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप सारा गुस्सा निकालते हैं, एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आप चीखें मार सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह दी हुई, लेकिन ये वो लग्जरीज वाली बात है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना, वॉक पे निकल जाएं, आपकी कितनी सारे प्रॉब्लम टॉक्सिक्स जो है ना आपके वैसे ही निकल जाएंगे। हाँ, वो फोन भी निकल जाएगा साथ में। अच्छा, इसको साइंटिफिकली एक और बात एक्सप्लेन करें तो वो ये कि हमारे जज्बात जो है ना, वो एक प्रेशर कुकर की तरह है, उसको बाहर निकलने के लिए आउटलेट चाहिए। तो वो आउटलेट, बेहतरीन आउटलेट जो है वो हमारी ज़बान और हमारे हाथ, कि अगर हम वो बात कर लेते हैं अपने किसी इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, अपने तकिए के साथ, या हम वो चीज़ लिख लेते हैं, तो ये एक बाकायदा थेरेपी की हैसियत रखता है। अच्छा, मैं ना आप चारों से वो, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी एक बात कही, तो मैं आप चारों से वही सवाल पूछना चाहूँगी, फिर हमारे पास एक केस स्टडी उनसे बात भी करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ काम करती हूँ, मुझे आप लोगों से मैं फील करती हूँ कि आप लोग टॉक्सिक हैं, तो मैं आप लोगों से बस जितना काम होगा काम से काम रखूँगी, घर जाऊँगी और मैं अपनी विंडो बंद कर दूँगी आप लोगों वाली। मेरे पास एस्केप है। मेरे घर में अगर मेरी माँ मेरे साथ कुछ ऐसा अगर करी, मेरी माँ के अंदर कोई टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, मैं अपनी माँ से डिस्टेंस कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वो बच्चे जिनकी शादियाँ भी हुई हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी माँ हमारे फलाने बच्चे से, जैसे एक बार हमें अंकल की कॉल है, वो बता रहे थे कि जी कि जो उनकी माँ, उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी अपनी अम्मी का बहुत किया है, बट क्योंकि मेरी बहन ने एक बार मेरी बीवी से बदतमीज़ी कर दी, तो मेरी माँ कहती है कि नहीं, तुम जब तक अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हारे लिए मर गई, मैंने तुम्हें माफ़ ही नहीं किया। तो अब वो कहते हैं मुझे आप बताएं, मैंने ज़िंदगी भर अपनी माँ का देखिए, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बच्चों की माँ है। और वो अंकल की अच्छी खासी एज थी, आगे से अंकल की अपने बच्चों की भी शादी हो गई। ओफो। आप मुझे बताएं, अब ऐसी सिचुएशन में ऐसी आप माँ आपको ऐसी कुछ वो वाइब्स दे रही है या आपके साथ कर रही है, आप माँ से डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बाउंड्री सेटिंग के बारे में, कैसे बाउंड्री सेट करें अपने साथ? वो एक स्किल है, हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि की कैसे जाती है। बहुत आसान अल्फाज है ना। हाँ, देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारना शुरू करें, ठीक है? जब आप एक माहौल में रहते हैं और आप बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय सुन रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप अपनी राय भूल भी जाते हैं, क्योंकि आप एक सिस्टम में रह रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब आप अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करेंगे, आप ये बहाल करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या सोच है, और फिर मैं डिसाइड करूं कि मुझे किस बात को सही मानना है और किस बात को मुझे सही नहीं मानना, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन जैसे आप कह रहे हैं कि माँ ने एक फरमाइश की और मैं पूरा नहीं कर सकता, तो इसमें जब तक मैं ये कॉन्फिडेंट ना हूँ कि मेरी ये राय नहीं है और मुझे ये बात तो नहीं माननी, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा कि आप सुन लें, आप बदतमीज़ी मत करें, लेकिन आप अपने अंदर कंफर्टेबल रहें। ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब आपकी वो वाली जो शुरू में हमने बात की थी ना कि इंडिविजुअलिटी डेवलप ही नहीं हो सकी, कि आप अपने आप को इस बात से अलग कर ही नहीं सकते कि मेरी माँ भी कभी गलत हो सकती है, कि आप बहुत ज़्यादा भी कि बहुत ज़्यादा इतने ताबेदार हो जाते कि आपको पता नहीं चलता कि आप अनजस्ट करें अपनी माँ, आपके नज़दीक कुव्वत फैसला ही ख़त्म हो जाता है ना। और माँ के साथ तो आप जो हुक्म दे दिया तो वो तो फिर आपको मानना पड़ता है, अपनी पसंद को, अपनी जो अगर कहते हैं कि बीवी को छोड़ दो, कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर कुछ
उनको समझाने की कोशिश करें, माँ को समझाने की कोशिश करें। माँ से तो हट के कोई चीज़ है नहीं ना आप माँ से हट सकते हैं, ना बदतमीजी कर सकते हैं, ना मार सकते हैं। तो बेहतर यही है कि फिर उनको समझाएं और यही कहें कि भाई मैं नहीं कर सकता ये, मुझे माफ़ कर दें। फिर वही नरमी वाला तरीका अपनाना पड़ता है। माँ के साथ आप ज़्यादा कर नहीं सकते, बदतमीजी नहीं हो सकती। तो समझाने की हद तक अगर वो समझ जाएं, वरना फिर ये है कि अलग मतलब एक घर में अगर साथ रह रहे हैं तो फिर अलग हो जाएं। सबसे बेहतर रास्ता ये है कि फिर अलग घर लें, अलग रहें। जितना दूर रहेंगे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। जहाँ ऐसे मसले मसाइल होते हैं उसमें बेहतर होता है कि आप अपना अलग सिस्टम कर लें। अच्छा, यहाँ पे भी एक बिहेवियरल जो आपने मुस्तकिल हर बात मानकर अगले शख्स की एक आदत बना दी है, ठीक है, और उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ज़रा सा स्टैंड लेंगे और आप अपनी जगह पर अपनी बात पर कायम रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियर डाई डाउन कर जाएगा। डिस्टेंस मेरा ख्याल है बेहतर इलाज है इसका, डिस्टेंस करना बेहतर है। सही। जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रही हैं ना कि जब हम सुनते हैं दूसरों की राय, सुन के हमारा भी ब्रेन वॉश हो जाता है। Yes. इसी तरह से मेरा ख्याल है अपनी माँ को भी बार बार अच्छी तरह से तरीके से नरमी से अगर कहें तो आहिस्ता से उनका भी ब्रेन वॉश। मगर बाज माएँ सुनने को तैयार नहीं होती। मैंने देखा है बाज माएँ ऐसी हटधर्म होती हैं कि वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। हालांकि हकीकत होती है ये बात, और वो खुद भी ये समझती हैं कि ठीक कह रहा है, लेकिन वो अपना जो एक अना का मसला होता है ना, इसमें जो है ना, हम अब जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश बुक है ना, हम उसको डायरेक्ट इम्प्लॉय करेंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हम देसी फैमिली से हैं। तो इसमें हम स्टेजेस बना देते हैं, जैसे कि उसको हम थोड़ा स्टेज नंबर 1 ये है कि आप थोड़ा सा असर्टिव होकर आप अपने बारे में बात करें। अच्छा, सबसे पहले जो डैमेज हो रहा है ना उसको अपनी हेल्थ को सही करना, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बोला। सबसे पहला काम ये है क्योंकि एक टूटा दिमाग का आदमी फैसला भी टूटा हुआ करेगा। तो 20 दिन जहाँ पे 6 महीने से आप बेइज्जत हो रहे हैं, 6 साल से हो रहे हैं, आप सिर्फ 20 दिन अपने लिए निकाल लें, जिसके अंदर आप एक्सरसाइज करें, जिसमें वॉक करें, पार्क चले जाएं, नेचर को देखें, नमाज पढ़ें, इस्लाम करीब जाएं, उसमें से जो अच्छी चीज़ें अपना इंडल्ज करें। 20 दिन हो गए। अब 20 दिन के बाद आप टीम बनाएं, ठीक है। वो टीम जो आपके लिए मदद कर सकती है, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे माँ की बहन हो, खाला हो सकती है। 3-4 लोग जो है ना वो ऐसे बना लें जो समझते हो कि यार तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ ज्यादती करती है एंड वी आर विद यू। जब आपकी 4-5 टीम बन जाती है ना तो फिर आप उसको 2 महीने तक पीटे, 1 करके 2 करके आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करें। वो आप पीछे हो जाएंगे और आपकी फैमिली जो है वो प्रेशर बिल्डअप करेगा। अगर तुक्के में मामला सेट हो जाता है तो वो हो जाता है, क्योंकि उस औरत का, उस माँ का जो फड्डा है ना वो डायरेक्ट कभी कभी बहू से भी होता है। तो वो उसकी बात शायद ना माने, लेकिन इधर उधर के लोग जो है पेरिफेरीज की बात वो मान भी सकती है। तो स्टेज नंबर 2 ये हो गया। अगर इसमें भी आप फेल होते हैं तो फिर तीसरा यही है कि फिर आप तमीज से अलग हो जाए। एक जब आप इस तरह अलग होंगे ना, नंबर 1 आपके अंदर गिल्ट नहीं होगा, आपके हस्बैंड में गिल्ट नहीं होगा कि मैंने अपनी माँ से दूर हो गया, क्योंकि कितना बड़ा काम हो चुका होता है। फैमिली आपके साथ होती है, नहीं यार वी वर विद यू एट दैट टाइम, जब हम कोशिश कर रहे थे, मामला नहीं हुआ तो हम सब ये तो चले फिर बेटे के पास चांस है। अब लड़कियों के पास क्या चांस होगा? बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनकी शादी ही नहीं होती, और जो लड़कियां अक्सर कमाने वाली होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि चलो अभी ये तो कमा रही है, फायदा भी है, घर पैसे भी लेकर आ रही है, उस लड़की के पास क्या ऑप्शन बचे? खाला को पकड़ें पहले तो, वो उसकी सबसे करीबी वो ना हो तो मामू को पकड़े, मामू ना हो तो आप अपनी मैटरनल फैमिली के किसी बंदे को एजेंट बनाएं। आप घर पहुंच जाएं। पहले होता था यार ये, अब नहीं होता। पहले लोग घर बिन बुलाए आ जाते थे, मुझे आपसे बात करनी है, घर में घुस गए, क्या हुआ तुम्हें पता चला, ये हुआ वो। इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम कि जब आप घर में बैठ के कैथारसिस करते थे। अभी की जो मोबाइल शोबाइल पे 2-4 मैसेज हो जाते हैं ना, इसमें उल्टा आपको कोई इंस्टाग्राम की घटिया कोट मिल जाती है जो आपको और फड्डे में डाल देती है। अच्छा, एक और चीज, आजकल हम वैसे भी ना घर में कोई मामला चल रहा है, हम फौरन फेसबुक पे भी स्टोरी ऐसे डाल देते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि इनके घर कोई स्यापा पड़ा हुआ है। अच्छा, याहिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मदिया कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। याहिया साहब आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, सबको सलाम हो। बहुत तजुर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारे वजाहत भाई है ना, जब से मदिया मैंने कॉल शुरू करी है, 15 साल 17 साल हो गए कॉल करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, और ये उसी तरह 25 साल के आज तक लगते हैं माशाल्लाह। और ये मुझे बहुत, मतलब मेरा इससे बड़ा अच्छा रहा है। माशा बहुत अच्छी रही बात। अभी भी इन्होंने जो बात समझाई ना, बहुत ही बेहतरीन किस्म की बात है। मैं देखिए मदिया, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि डिक्टेटरशिप जहां भी हो ना, जिस रिश्ते में भी हो, जब आप सिर्फ अपनी बात मनाना चाहते हो, दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते, अपनी ईगो के लिए दूसरों
दूसरों की इज्जत नफ्स को मजनू करते हैं, तो रिश्ते खराब होते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है मदिया कि लोग आखिर में आइसोलेटेड हो जाते हैं। जो रिश्ते हैं ना, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, अगर रवैये सही ना हो तो फिर वो रिश्ते का एहसास बाकी नहीं रहता। मेरा सवाल वजाहत से और खासतौर पे इनसे है, वो ये है कि देखें, बात ये कि इन्होंने अभी बताया ना कि जाहिर है आप कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी के अपना एजेंट बना लिया किसी पर, लेकिन आजकल के दौर के अंदर रिश्ते इतने दूरी हो गए, हर आदमी अपनी जिंदगी में मसरूफ है। अगर एक बच्चा रियलाइज करा वो बड़ा हो गया और माँ उसकी बड़ी टॉक्सिक है और बड़ी डिक्टेटरशिप दिखा रही है, इवन कि शादी के बाद भी वो अच्छा, लेकिन उससे पहले कि सब आप ना कंप्लीट करें, क्या आप भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि माँ के टॉक्सिक ट्रेट्स बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं? क्योंकि देखें, माँ का वर्ड ही ऐसा है कि हमें लगता है कि माँ से ज्यादा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता ना। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। माँ होना काफी नहीं है, माँ तो हम डेफिनेशन बनाते हैं ना माँ की, लेकिन माँ के रवैये कैसे ये काउंट करता है ना संजीव। तो ये बस मुझे कहना है। और वजाहत भाई इसकी जरा वजाहत करते हैं कि अगर हम जैसे हम इन्होंने कहा हमारा ताल्लुक ज्यादातर गैजेट्स से होता है, अगर एक बच्चा बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई, फिर भी माँ डिक्टेटरशिप दिखा रही है, तो क्या मुहज़्ज़ब तरीका है उनको समझाने का? बस ये मेरी। हाँ, और देखो इतनी बात बड़ी अच्छी की कि जो आप डिक्टेटरशिप है ना, हमने डिक्टेट करना चाहे ना किसी भी रिलेशनशिप में, वो तो आप। अच्छा वजाहत, एक और भी प्रॉब्लम होती है कि आजकल लोग जो है ना अपनी फेस वैल्यू इतनी बचाते हैं कि अगर मैं सपोज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर अपनी मदर से मैं अपने मामू के पास जाऊंगी तो वो सोचेगा मेरी बड़ी बहन है, नहीं मैं ये इनके अपना घर का मामला है तो इनको सॉल्व करना चाहिए, मैं बीच में क्यों पड़ूं? ये चीजें भी बहुत होती हैं। आज के दौर में ये जो हम गोरे बन गए ना कि नॉन ऑफ माय इशू, यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो डॉक्टर साहबा बैठी, मैं बैठा हूँ, हम तो ऑनलाइन भी करते हैं यार। अब जैसा ये अगर आपको कभी कोई मसला हो रहा है किसी के पास, अगर आपके पास कोई नहीं है, या तो आप इलाके के मस्जिद के मौलाना के पास चले जाएं, वो भी कुछ ना कुछ बता ही देगा। अब तो ट्रेंड ही नहीं है, तंज कर रहा हूँ मैं, वो तो ट्रेंड ही नहीं है। तो आप किसी डॉक्टर से ऑनलाइन ले लें, आप किसी से अपॉइंटमेंट ले लें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होगी कि आप अपनी भड़ास निकाल दें। आप कहानी सुनाते हैं ना पहले आके, आपको डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं, और यहाँ से मामला शुरू होता है, हल्के हल्के प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो 25% तो वो बंदा ठीक वहीं हो जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, सुनेंगे आप उसको, हाँ। है ना, जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कोई पढ़ी लिखी एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पे वैसे मुझे ये बात भी है कि बहुत सारी माएँ अगर बच्चों की जिंदगी में कुछ हो रहा था तो माएँ भी सुनना नहीं चाहती, माँ भी अपनी ही सुनाना चाहती है। क्योंकि आप माँ के पास जब जाए, माँ से बात करें, माँ कहती चुप कर, जो मैं सुबह से थकी हुई हूँ, हाँ जी, हाँ मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं थकी हुई, अभी आके मैं बैठी, 2 मिनट सुकून के लिए तुम लोग मुझे दे सकते। तो जो बच्चा होता है ना वो अपने अंदर होल्ड बैक कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ना माँ को भी चाहिए कि थोड़ा सा ना मुझसे सुने। अब आजकल की मैं वर्किंग मदर्स को देखती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा भाई आपने बच्चों से टाइम कैसे स्पेंड करती है? जैसे आप मशवरा लेना चाह रहे थे तो कहते कि बच्चे को स्कूल से कुछ भी ओपे खुद करने से पूछे तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, अच्छा क्या हुआ, मतलब ये कहती जरा जरा से छोटे छोटे मोमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि आपको आप इन टच रहो कि अच्छा कि इसके साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। क्वालिटी टाइम है ना, क्वालिटी टाइम कि आप उससे पूछे सब सही है, आज तुमने कैसा फील किया। अच्छा हमारे साथ एक केस पे हम मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, माइक चल रहा है। असल में बात यह है कि मैं आज जो अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत ही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो मदर हैं उनकी जो शादी थी मेरी नाना नानी ने, मतलब अरेंज मैरिज थी। तो मेरे वालिद साहब जो हैं थोड़ी सी एज में बड़े भी थे, तो उनको अपने इन लॉज और मेरे वालिद साहब पसंद नहीं थे। तो बस ये था कि घर में बस यही था मामला थे कि अम्मी जो हैं, जब हम लोग भी हो गए तो मैं बड़ी बहन हूँ और मुझसे छोटी एक बहन और भाई, तो वो बस ये था कि अम्मी ना दादी के पास, फुप्पी के पास हम लोगों को जाने नहीं देती थी। शुरू में बचपन में तो हमें समझ में भी नहीं आता था, और कभी चले भी जाओ तो वो मारती थी हम लोगों को, क्यों गए उनके पास, क्यों बैठे। और ये भी था कि थोड़ा सा बड़े हुए, शऊर आया, तो फिर हमें पता चला कि मतलब यानी कि अक्सर मतलब यानी कि ये फील होता था कि गलती अम्मी की ही होती है, और दादी और फुप्पी तो बहुत स्वीट हैं। और ये है कि इनकेस अगर वो कोई हमारी हिमायत कर दें या घर में कोई बात हो जाए, तो पापा के आने के बाद तो ऐसा होता था कि घर में कोई एक वावेला मच जाता था। और वो बात भी ऐसी एग्जैक्ट बिल्कुल वही वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि टोन अलग होती है, बताने का तरीका अलग होता है। फिर घर में साथ पापा तो जो है अम्मी को बहुत मतलब यानी कि लाइक करते थे, तो वो फिर घर में फसाद वगैरह भी होते थे। अब इसी तरह चलता रहा। और फिर ये है कि मेरा जैसे ददियाल से एक रिश्ता भी आया था, जैसे फुप्पी की साइड से, तो वो बस फिर अम्मी तो उसके इतने खिलाफ हो गई कि मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ शादी नहीं करूँगी। और मेरा भी इंटरेस्ट था, तो आज मैं 35 ईयर्स की हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन की और भाई की शादी हो गई है। लेकिन ये है कि अम्मी कहती हैं कि वो आज तक मेरे इंतज़ार में है, लेकिन अम्मी शादी होने नहीं देती। अब बस ये है कि अब जो भाभी हैं, भाभी जो घर में आई है, मेरा भाई मुझे इतना मजलूम लगता है। अब जो वो जैसे अम्मी ने अपनी मेरी फुप्पी और दादी के साथ जो जीना आराम किया हुआ था, वही मेरी भाभी के साथ है।
अब वो भाई बेचारा अम्मी से कुछ कह भी नहीं पाता है, हालांकि हम लोग सब समझते हैं। बहन का भी ये है कि अगर वो ससुराल की कोई बात कर दे, अपने हस्बैंड की कोई बात कर दे, तो बस अम्मी कहती हैं कि नहीं उसकी मत सुना करो, छोड़ दो तुम उसे। अम्मी उल्टा उसको सिखाती हैं कि छोड़ के आ जाओ और उसको तो अपनी उंगलियों पे ना चाहे करो। इस तरह का बस मामला आते हैं। और आपने आपकी भी मतलब आप वहीं की वहीं हैं जी जी बहन में कहना कि मूव ऑन, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी में मसला है। अब डॉक्टर साहब देखें ना, ये वो जिन ट्रेड्स के वाले से बात कर रहे हैं, तो अब मुझे बताएं इस सूरत में व्हाट वी कैन डू। जैसे मैंने पहले बात की कि बेटों की जब शादी हो जाती है, बेटों को हम कहते हैं कि चलो जी हाँ क्योंकि मेरी माँ सास बन गई है, लेकिन एक बेटी जो कि आपके घर में रह रही है और आप उसके लिए ऐसे कि सास का किरदार अगर लेके बैठे हुए हैं, तो वो बच्ची क्या करे? अच्छा देखिए, इसमें ना हेड ऑफ़ द फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि हेड ऑफ़ द फैमिली को कितनी एम्पावरमेंट देनी है माँ को, और कितनी एम्पावरमेंट रहनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ एक फ़र्द के हाथ में अगर आप दे देंगे और माँ जो है वो हर चीज़ को डिसाइड कर रही है और कोई इंसान उसको नो नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स ही डिस्टर्ब है। वो तो अब्बा ने आदतें ख़राब की हुई थी ना, उन्होंने बताया ना कि मेरे अब्बू ने कितना वो किया। तो अब मुझे बताएं वो तो व्हाट सोल्यूशन, क्या क्या सोल्यूशन आपको लगता है क्या किया जा सकता है? ये वही वाली बात है कि बाउंड्री सेटिंग की कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ा लें, ठीक है, कि जहां हमने बात की थी कि आपकी सोच आपके हाथ में है, इसी तरह आपके कुछ फैसले असर्टिवली आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम बुरा नहीं बनना चाहते। हमारी जो आम जिंदगी में हम किसी के नज़र में बुरा नहीं बनना चाहते कि अगर मैं अपना डिसीजन ले लूँ या मैं अपने डिसीजन पे कायम रह जाऊँ तो मुझे एक बैकलैश फेस करना पड़ेगा। तो अपने अंदर जब तक आप अपनी पावर को पैदा नहीं करेंगे और उसको नहीं समझेंगे और आप सही को सही मानकर उस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो मसले हल नहीं हो सकेंगे। हाँ, परवीन आपका एक्सपीरियंस? मुझे तो बड़ा दुख हुआ सुन के कि ऐसी माएँ भी हैं जो बेटियों का घर नहीं बसने देती, जबकि माएँ ये इनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटियां साथ खैर के अपने घरों में जाएं और उस एज में जाएं जो उनकी एज होती है शादी की। मुझे तो बड़ा क़यामत करीब है, बस ये मेरा आखिरी जुमला है, ये क़यामत करीब है। मतलब औलादों की खुशी आपको अजीज़ नहीं है, क्या आपने बेटी को इतनी तकलीफ़ दी है, अब बेटी घर में बैठी, क्या एज हो गई है इनकी 35, तो बताइए ये अब ये आगे क्या करेगी ज़िंदगी में, इसके साथ किस कदर बुरा हुआ है और आगे अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अल्लाह करे इनका नसीब अच्छा हो, अल्लाह ताला, अल्लाह के दर में कोई कमी नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता है इनकी, लेकिन अगर माँ का यही रवैया रहा तो ये बच्ची कहाँ खुश रह सकेगी? वो अपनी बहन के बारे में बता रही ना, हाँ कि घर छोड़ के आ जाओ, वही ना। हाँ, ये बल्कि इसकी वजह से आजकल हम जितनी शादियों हमारे देख रहे हैं कि शादियां इतनी जल्दी टूट रही हैं, उसमें भी उसमें एक वजह ये है कि बेटियों को अब ये पहले कहते थे बेटियां जा रही हैं अपने घर की, अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा वहां से, अब ये हो गया है अलग एक्सट्रीम। वही कह रही हूँ ना, एक्सट्रीम था ना, लेकिन ये था, ये एक ट्रेंड था। हाँ, कि लेकिन एक बात कही तो दो सुना के मुंह पे जवाब तो यही होता है कि अब पता है क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं समझती हूँ कि जो मदर्स इस तरह की टॉक्सिक होती हैं, उनकी माँ, उनकी बेटियों को भी पता होता है कि हमारी माँ जो है वो जो बात हम करेंगे वो फ्लेयर अप होगी और कहेगी कि छोड़ो उसको, ये करो, उसको सीधा करो, उसको सर पे ना चढ़ाओ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लड़कियों को भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, वो हर छोटी छोटी चीज अपनी माँ से शेयर ना करें। अच्छा, डॉक्टर सलवा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक डॉक्टर सलवा, आप क्या शेयर करना चाहेंगे जी? हम शेयर करना चाहते हैं कि मतलब हमारे भी मॉम डैड डॉक्टर हैं, आगे हम भी डॉक्टर बने, हमारी मतलब कि मम्मा पापा की वजह से हम डॉक्टर बने हैं। तो वो मतलब हम हमारी फैमिली में हमें फुल सपोर्ट करते थे कि आप लोग कुछ भी करो जाके, हम लोग आपको नहीं रोके, मगर अक्सर माओ का दिमाग खराब करने वाले होते हैं रिश्तेदार, आपकी बच्ची फुल सपोर्ट कर लो, आप लोग मेरा बयान करो, देखो मैं एक ही देखती ना, मतलब मम्मा को भी कुछ लगता था, मानती हैं, लेकिन ज्यादा रिश्तेदार नेगेटिविटी ज्यादा करते हैं। अच्छा, आपने क्या नेगेटिविटी फील की और आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मतलब पहले हम सोचे थे तो मॉम डैड कहते थे कि बेटा हम आपको हर बात को सपोर्ट करते हैं, आप कुछ भी करो, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर रिश्तेदारों को सुन के आपकी बेटी सपोर्ट, हम देखिए अपनी बेटी को पाल रखती हैं, आप अपनी बेटी को सबके सामने ऐसे कह देती हो कि कोई बात नहीं, आप फुल आपको सपोर्ट है, आप सही बात करो गलत करो आपको सपोर्ट है, मगर ये गलत बातें करती हैं, रिश्तेदार काफी बातें कर जाती हैं, बट मुझे हमारे मॉम डैड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। हम इस मकान पे अपने माँ बाप की वजह से तो पहुंचे हैं,
कुछ कुछ माएँ होती हैं जो लोगों की बातों में आ जाती हैं, कुछ लोग माएँ होती हैं जो नहीं आती, उनको अपने बच्चे पे यकीन होता है। अच्छा चले डॉक्टर साहब आप समझ पाएंगे, मुझे कहीं ना कहीं आवाज़ क्लियर है ना, मुझे आवाज़ क्लियर आई थिंक वो अपनी पेरेंट्स की तारीफ कर रही हैं, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वो एज एन एडल्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे उनके ऊपर इम्पैक्ट तो है सोसाइटी का, लेकिन वो खुद कितना अपने आप को स्टैंड ले सकती हैं, कितना उन्होंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया। आई थिंक ये वो उस एंगल से बात करनी थी। आपको उनको समझने के परेशान वो लग रही थी। उन्होंने बेसिक मुझे जितनी बात समझ आई वो अपनी फैमिली की अच्छाइयों की तारीफ कर रही थी। तो ये बड़ी बात है कि आप अपनी बुराइयों में से निकाल के कुछ अच्छाइयों की बेस के ऊपर अपने आपको एक मेंटली वेल बीइंग पे रखा हुआ है इन्होंने। इनके साथ गलतियां हुई हैं, गलतियां पेरेंट्स ने की। वो इतनी वो उनको समझ में आता है कि वो कैसे सामने रखे, कि वो ये बार-बार कहती कि जो रिश्तेदार हैं वो खराब करते हैं। बिल्कुल, आई गॉट द पॉइंट। वो पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने सख्तियां भी की, बेड़क भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया। लेकिन उन्होंने जितनी भी गलतियां की हैं वो डायरेक्ट मेरे माँ बाप का कसूर नहीं था, फैमिली की वजह से वो करते थे या करते रहे। इतना सा मुझे समझ आया है। लेकिन अच्छी बात डॉक्टर साहब इसमें ये रही कि इन्होंने विक्टिमाइज नहीं किया अपने आप को। कई बच्चे अपने माँ बाप के रवैये से को बड़ा विक्टिम बना के ना फिर वो ऐसी की तैसी करते रहते हैं कि हमारे साथ तो ये हुआ है, हमारे साथ तो वो हुआ है। लेकिन फिर भी वो उनकी सोच में वो उस क्लैरिटी के साथ चीजें नहीं कर सकती। वो मैंने मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ नौरीन जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन जी। जी नौरीन जी, मेरे साथ जो है ना, मेरी माँ ने इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की हैं बचपन से पता नहीं सगी माँ थी, लेकिन उनका सलूक ऐसा था मेरे साथ कि जैसे सुतेली माँ का। बचपन में हम सब 3 मेरी बहनें, 2 भाई और एक मैं सबसे बड़ी थी। घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, लड़ रहे हैं, कुछ भी है, कोई चीज़ है, तो कहती थी तुम कोऑपरेट करो, तुम बड़ी हो। छीन के उनको दे दी हर चीज़, तो बर्दाश्त करती रहती। फिर मैं बड़ी हुई तो मेरे अब्बू की इतनी इनकम नहीं थी, तो मैंने जॉब कर ली। अब जब मैंने जॉब की तो जॉब के बाद ये हुआ कि जितने मेरे रिश्ते आते गए, तो मेरी अम्मी ने मेरी शादी नहीं की। अभी मैं 45 ईयर्स की हूँ, मेरी माँ ने मेरी शादी नहीं करी। छोटी बहन भाई, जितने भी बहन भाई थी, सबके रिश्ते हो रहे हैं, सबकी शादियाँ हो रही हैं। जब मेरी बात आती थी, मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, वो कहते थे कि भाई देखो इसके लिए कोई रिश्ता, इसकी उम्र हो रही है, तो कहती थी नहीं कर देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। इसलिए कि मैं जॉब कर रही थी, और हर बात में जो है ना मुझे डिग्रेड किया जाता। मेरे जितनी भी, मेरे अब्बू ने शुरू में पहली औलाद थी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करते थे कि भाई बेटी है, तो वो सारी चीज़ें उठा के मेरी बहनों को दे दी। मैंने कहा अम्मी ये मेरी चीज़ें हैं ना, तो कहती थी कि नहीं आ जाएंगी, ये तो पुराना फैशन है, अभी तुम्हारी जब बारी आएगी ना तो तुम्हारे लिए तो नए नए फैशन की चीज़ें आएंगी। अच्छा भाई ठीक है, सही है, चलें। अब वो हल्के सबकी शादियाँ कर दी, सब हो गया, चलो जान छूटी। अब शायद मेरी बारी आएगी, लेकिन मेरी बारी नहीं आई। जब मेरे लिए कोई रिश्ता होता, ये होता, तो वो टाल देती। मेरे ऑफिस के इतने कुलीग थे, उनके भी रिश्ते आए, पसंद करते थे, तो टाल दिया। नहीं अभी हमें नहीं करनी है इसकी शादी, कहीं चलें। अब वो शादी के बाद कब करनी फिर आपकी शादी? उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने आपकी शादी पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद मैं कमाने लगी थी, तो मेरे इसकी वजह से वो नहीं चाह रही थी कि इसकी शादी हो। तो अब बहनों की शादियाँ हो गई। अब क्या हुआ, वही जो होता है शादी के बाद, वो बहन के यहाँ बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, उसकी ससुराल से फ़ोन आया है, आज इसको बच्चे का हकीका है, आज ये देना, आज वो देना, और बेटा तुम शाम को जल्दी आ जाना, सैलरी कब मिलेगी, और वो ना उसके लिए ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि कोई अगर बहनें घर आ रही हैं, मेरा कोई कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो कहती थी ये कपड़े हम ले रहे हैं, मुझसे पूछना गवारा नहीं करती मेरी अम्मी, और उठा के उनको दे दिया। तो मैं कहती थी अम्मी ऐसे क्यों करती हैं? तो कहने लगी कि बुरी बात है, उसकी माँ के, उसकी मियाँ की इतनी इनकम नहीं है, उसको ससुराल वाले पसंद नहीं करते हैं कि उसको ऐसे कपड़े भी, तुम कपड़े दोगी तो खुश हो जाएंगे कि बहन ने उनको अच्छा यानी कि सूट बना के दिया है। तो वो ये कर करके इतनी, यानी कि 45 ईयर्स हो गई मेरी उम्र। आप कभी बहनों ने आपकी अम्मी से बात करने की कोशिश की? नहीं, कभी भी नहीं। वो तो खुद वो कहती थी, ज़रा सी कोई बात होती, आप ही ये चीज़ चाहिए, आप, यानी कि मैं पता नहीं क्या उनके लिए मनी बॉक्स थी, क्या कमा के ला रही है तो ये चली जाएगी। हाँ, सिस्टम बन गया था, सिर्फ मेरे पर ये सब कुछ। अब्बू को भी नहीं।
अब भाई भी, अब भाइयों की शादी होगी, सब अपने अपने घर के होगा, लेकिन वो भी मेरे पास आते हैं कि वो आप ही वो ना बेटे की तबीयत ख़राब है आजकल, जो है ना सैलरी भी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, या फलानी जगह जाना है, या हमें ये काम है, या वो है, जो भी होता था वो भी आके मुझसे ही सारा रोना। और अम्मी हर वक्त यही पूछती रहती थी, ऐसा लगता था कि बस मुझे लिस्ट पकड़ा रही है। जब मैं शाम को आई हूँ तो बेटा कल सैलरी मिल जाएगी क्या? तो यह है कि हम मार्केट में, क्यों, क्या लेना अम्मी? अरे वो उसके फरहाना के ससुराल से फ़ोन आया था, तो उसकी सास उम्र पे से आई है, तो उसका जोड़ा लेना है, ये लेना है, वो लेना, हर चीज़ के लिए जो है ना वो बस वो कभी उन्होंने पता नहीं, उन्होंने मेरे साथ बचपन से मेरे साथ कभी सगों वाला सलूक ही नहीं किया। हालांकि अब्बू बहुत अच्छे थे मेरे, लेकिन अम्मी का रवैया बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। अम्मी हैं अभी? हाँ अभी हैं। और आपके अब्बू? अब्बू भी हैं अभी, लेकिन अभी भी वो ये कि अम्मी की चलती है, अब्बू की तो चलती ही नहीं। मुझे बताएं, ये तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ गेन की ही बात हो रही है उनकी, कि उनका फ़ायदा है कि ये इनको कमा के दे रही हैं और इनका नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, हम तो खैर अभी शायद जिस जो हमारी मेंटालिटी है, अभी तो हम फिजिकल नीड्स वगैरह के वाले से तो खैर बात ही नहीं कर रहे ना वो, लेकिन ये जो एक इमोशनल डैमेज है कि आप कह रहे हैं कि यार मेरी माँ को मैं सिर्फ पैसे की दफ़ा, तो मेरी माँ ने मुझे इसलिए रखा हुआ है कि मैं बहन भाइयों की ज़रूरतें पूरी करूँ, मेन चीज़ें, ये इटसेल्फ कितनी। इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि सिर्फ इन्होंने इनकी लाइफ नहीं बर्बाद की, इन्होंने दूसरे बच्चों को भी डिपेंडेंट बना दिया है कि वो हर वक्त जो है वो इनको देख रहे हैं। गाने बहनें इनकी चली गई हैं, अपने अपने घरों को जा चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं। मुझे बताएं, कल के माँ बाप के बाद इनके बहन भाई में से इनको कौन देखेगा? जब देखो दो बातें हैं इसमें, जब ये पूरी बात कर रही थी तो मैं सुन रहा था। नंबर एक, ये दिस इज़ 2025, अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा तो कोई मेरे लिए नहीं सोचेगा। पहली बात ये, अब इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपनी पूरी कहानी सुनाई है, इनको सब पता है इनके साथ क्या हो रहा है, तो आपने एक कहीं तो स्टैंड लेना चाहिए था। पहला, मैं इसलिए आपको आपके थ्रू दूसरों को मैसेज दे रहा हूँ कि आपको माशाल्लाह पता सब कुछ था। एक पेशेंट आता है, कहता है कि नहीं मेरे साथ तो सब ठीक ही हो रहा है, तो हम उसका बहस नहीं कर सकते, बट शी नोज एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन हर पास्ट। तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। स्टैंड नंबर 1, एक बंदी जो जॉब करती है, आप घर से निकलती हैं, 50 लोगों को डील करती हैं, है ना, माजी में 10 साल से आप काम कर रही हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, तो उस कॉन्फिडेंस का जर्रा निकाल के आप अपनी माँ के साथ एक बजट बना सकती थी कि अम्मा आज आप मेरे साथ बैठे, ये मैं आपके साथ खाना लाई हूँ, बैठे अम्मा जी, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मैं महीने के 15,000 आपको दे सकती हूँ, इसमें आप जमा पूंजी करके कहानी किया करें, आप बेदरेक मुझसे ना मांगे। ये काम आपको 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। क्यों? अगर वो काम हो जाता तो आपकी जगह बनना शुरू हो जाती, फिर आप अगला स्टेप की बात करती, फिर आप अगला स्टेप की बात करती, फिर आप शादी की भी बात करती। जब हम लोग खुद जानते बूझते पैसिव रहते हैं और घुटते रहते हैं, तो सबसे बड़ा जुल्म खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू, है ना? तो यहाँ पे आप ये ना सोचो, अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हाय अल्लाह, माँ से बदतमीजी कौन करेगा, अब्बा जी से बदतमीजी कौन करेगा। तो आप अगर लगता है कि आप नहीं करे, तो आप किसी और के थ्रू माँ को ये मैसेज पहुँचाओ और बार बार पहुंचाओ, और अगर वो नहीं मानती तो फिर आप स्टैंड ले लें। जरूरी नहीं है कि अगर आपका घर का बड़ा हो, गलत कर रहा हो, तो आप उसके नीचे यूं करके बैठ जाएं कि आप गलत करते रहे। समझे? वो सुनने को तैयार ही नहीं है ना। तो आप ही ना सुन, अब्बू भी बोल रहे हैं तो अब्बू को भी झिड़क के कहती थी, अब्बू कहते थे इतनी मैं लेटी होती थी, आप छुप के काम करें ना, फिर आप कुछ काम करते, आप बजट बनाती, आप कमेटी डालती, आप अपने आप को कुछ रजिस्टर कराती शादी वाले ऑफिस में, है ना, कुलीग्स जो हैं, कुलीग्स का रिश्ता आ रहा था, आपको चाहिए था एक कदम यूं करके आगे तो बढ़ती ना। लेकिन यहाँ पे बैड लक की क्या, इनकी बहन भाई ने तो मैंने अम्मी पे डिपेंड किया ना, मैं को किसकी सगी माँ जो होती है मैं तो सोचती नहीं कभी तो दिखने में आपकी स्टोरी एक पाकिस्तानी फैमिली के लिए ये है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ, लेकिन दुख देखे यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ इनकी अम्मी नहीं, यहाँ पे इनके बहन भाइयों ने भी इनको वो यूज ही कर रहे हैं। वो भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल, बिल्कुल ये देखा है ना उन्होंने भी यही देखा है। अच्छा, शमीला कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मदिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। शमीला, क्या कहना चाहेंगे? आपका पैनल बहुत अच्छा है और आप लोग सब बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। इधर मैं सिर्फ एक बात ये बोलूंगी जी जी, तो बाल दफा ऐसा होता है कि माशाल्लाह एक घर में 5-5, 6-6 बहनें होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि माँ बुरी है, मैं कहती हूँ माँ बुरी नहीं होती, माँ बहुत अच्छी होती है। माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, लेकिन जो उसका सर्कल होता है ना, आप ये देखें, यानी जो अड़ोस पड़ोस वाली होती हैं, वो आके क्या बोलती हैं कि जब तक बड़ी का रिश्ता नहीं हो, छोटियों के बारे में सोचना भी नहीं। खबरदार, पहले छोटियों की कर दी तो बड़ी घर में बैठी रहेगी, तो बड़ी के चक्कर में छोटियों को बिठा के रखते। एक वक्त ऐसा आता है कि छोटियों की उम्र भी निकल जाती है, उसके बाद फिर जो रिश्ते आते हैं
मदिया वो रिश्ते आते हैं कि कोई शादीशुदा होता है या बीवी को तलाक दे चुका होता है या उसकी बीवी मर जाती है या उसके 2 बच्चे होते हैं या उसको दूसरी शादी करनी होती है। तो मुझे बताएं, फिर वही बात आ जाती है कि जो लड़की होती है वो फिर सिर्फ वहाँ पे जाकर कॉम्प्रोमाइज करती है, फिर उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी जो आसाइशें शुरू में होती हैं वो उसके दिल में सब खत्म हो जाती है कि वहाँ पे मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी शादी ऐसे बंदे से की गई है तो बस सिर्फ यहाँ पे मैंने अपना टाइम गुजारना है। अगर मैं यहाँ से अपना घर खराब करके वापस चली गई तो मुझे पता है कि पीछे मुझे कोई बैक सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा खवातीन को ये बात पता है कि अगर वो घर जाएंगी उनको बैक सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो बस मदिया यहाँ पे बेचारी लड़की मर जाती है, लड़की को बोला जाता है कि देखो ये घर तुम्हारा नहीं है, ससुराल जो होगी वो तुम्हारा घर होगा। मदिया माँ के घर में रहती है, उसका घर नहीं होता, ससुराल में जाती है, उसका घर नहीं होता। मुझे बताएं कि उसका अपना घर है कहाँ। बस मुझे सिर्फ आपसे इतना बोलना था। असल में मदिया ये सब कुछ हो चुका है, इस वजह से ये समझें कि बस बार दफा ऐसा भी करता है कि बंदा सिर्फ मुसल्ला बिछाए और बैठ जाए, बस अल्लाह को बोले कि अल्लाह जो मेरा नसीब तूने किया बस मैं उसमें राजी। बस सिर्फ बंदा अल्लाह से लो लगा ले, क्योंकि मदिया बात वो आ जाती है कि अगर आप इर्द गिर्द अपने देखोगे ना तो इर्द गिर्द कोई आपको आके तसल्ली नहीं देगा। वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार पे थक्का और, तो अगर आप गिर रहे होंगे तो लोग आपको और गिराने की कोशिश करेंगे। शमीला जी मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह मेरी बेटी 18 साल की हैं और मेरे बेटे 12 साल के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल पेरेंट्स हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ का, मैं हस्बैंड की मेरी डेथ हो चुकी है माशाल्लाह। मैं किसी की नहीं सुनती, क्यों? क्योंकि मदिया मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए स्टेप लेना है। आज अगर मैं हिम्मत हार के बैठ गई और अगर मैंने लोगों की बातें सुनी कि घर से निकल रही हो, काम कर रही हो, तुम्हें पता है लोग क्या बोलेंगे, तो मदिया कोई हमें प्लेट में खाना रखे हमारे मुंह के आगे नहीं रखेगा। हमें जो करना है हमें खुद करना है। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो मदिया लोग तो जीने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे जीने नहीं कभी देते। लगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी की भड़ास कभी आपने बच्चों पे निकाली? क्योंकि माओं के लिए ना मैंने वाकई चीज़ नोट की है, माँ को लगता है कि जैसे मियाँ अगर घर आए ऑफिस से, बहुत बुरा दिन उसका गुजरा हो, वो घर आते साथ ही ऐसी तैसी करते, उसको गुस्सा होगा, उसका समझने गुस्सा कहाँ निकाले बॉस का, तो वो बॉस का गुस्सा निकाल देता है बीवी पे, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी माँ मतलब ये सुन लेगी मुझे, ये तो इसने कहीं नहीं जाना। ऐसे माँ भी अक्सर करती है कि माँ को पता है कि ये तो मेरी औलाद है, ये तो यही है, इसने कहीं नहीं जाना। और वो क्या करती है कि वो अपने जज्बात की, अगर मैं कहूँ कि वो लिटरली जो उल्टी है ना वो अपने बच्चों पे कर देती है। और नॉट ओनली जज्बात की उल्टी, वो अपना गिल्ट भी डालती है बच्चों में। अक्सर बहुत सारी माओं का एक ये भी होता है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं तुम्हारे लिए, मैंने इस आदमी के साथ गुजारा सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है। तो वो बच्चा इतना गिल्ट लेके बड़ा हो रहा होता है और वो ना चाहते हुए भी अपनी, जब लड़की पसंद करेगा, अपना करियर चूज करेगा, जो भी जिंदगी के फैसले करेगा, उसमें जरूर सोचेगा कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने कितनी कुर्बानी दी है। सिर्फ माँ नहीं होती, बाप भी इस तरह से करते हैं कि कितनी सारी कुर्बानियां, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी माँ या बाप के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। वो वाली जो आप एक वो जो गुलाम वाली वो आ जाती है कि नहीं अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे ये लोग चाहते हैं। चॉइस खत्म कर दो। इसका हल यही है कि जब तक एक माँ मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं होगी और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी और उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, यानी कि एक माँ जब एक मजबूत और सेहतमंद होगी तो ही वो दूसरों का ख्याल रख सकती है। अगर वो अपने आप को विक्टिमाइज करेगी हर वक्त, अगर वो खुद कमज़ोर है, अगर वो खुद बीमार है, अगर वो खुद उसकी स्टेबल ग्राउंड उसका नहीं है, तो फिर वो आगे आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो दूसरों का ख्याल रखे। बातें करती है वो लिटरली, अगर मैं कहूँ तो हो सकता है बुरा भी लगे तो माफ़ी मांगना चाहूँगी। बहुत सारी बातें ना, मैं बड़ी किताबी बातें भी लगी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है कि हम कहते हैं एक माँ को मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन वो माँ के जो आसपास की चीज़ें फैक्टर्स हैं वो उस माँ को ब्रेक भी कर रहे हैं। फिर बच्चे ने जो ज़िंदगी गुजारी है, माँ ने बच्चों ने जो ज़िंदगी गुजारी तो उसी से सीखती है, जो उसने अपने घर में सीखा वो भी उसी से ही सीखती है। जैसे अक्सर घरों में मैं देखती हूँ कि जहाँ पर माँ पे टॉर्चर होता है और जो बच्चे उस घर में रह रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, मेरी माँ मार कुट खा रही तो खा रही है। उसके बाद वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने घर में अपनी बीवी को भी कुट रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल है। तो ये मुझे बताएं आप, जब हम अपने बच्चों पे वैसे कितना जुल्म कर रहे होते हैं जब हम किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हों,
वो क्योंकि देखिए आप बड़ी हैं, आप ज़माने को समझती हैं, आप वैल्यूज़ को हमसे बहुत ज़्यादा समझती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो औरत जो घर में मार खा रही हो और जिस घर में मियाँ बीवी का रिलेशनशिप अच्छा ना हो और वो बच्चा वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो बच्चा वो सीख रहा है और कल को वो जब जवान होगा, जब उसकी बीवी होगी, तो वो ये मारपीट को कोई सीरियस नहीं लेगा, कहेगा ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो माँ बाप को ये बात सोचनी चाहिए कि बहुत से घरों में मैंने देखा है मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि लड़ाई ना हो, बिल्कुल हाँ। कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी मामूली बातों पे होती है, बच्चों के सामने नहीं। मेरे घर में जाहिर है मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, बेटी भी अपने घर की है, बेटे भी शादीशुदा हैं, लेकिन 2 बेटे मेरे साथ हैं, एक बेटा मेरा लंदन में। उनमें जाहिर है मियाँ बीवी हैं, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी, लेकिन जब उनमें बहस शुरू होती है ना, वो अपने बच्चों को बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब बच्चों को पता नहीं होता अंदर क्या हो रहा है। न कभी हमने जाके पूछा कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, हमने कभी बेटों से ये नहीं पूछा ये क्या हुआ था, या अगर बीवी की ज्यादती है या मियाँ की ज्यादती है, हमने कभी इंटरफेयर किया ही नहीं। लड़ झगड़ के खुद एक होंगे ना, बीच में कौन बुरा होगा? हम। और बच्चे अगर ये चीज देखेंगे तो उनके लिए वही तुम्हारी बात कि वो हर चीज को नॉर्मल लेंगे और बाद में उनके लिए बुरा होगा। वो बेजार भी हो जाते हैं, शादी से ही बेजार हो जाते हैं। बेजार नहीं, बेजार नहीं भी होते, तो वो उस चीज को बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वो नॉर्मल समझते हैं फिर। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत से घरों में पढ़ी लिखी औरतें भी हैं, लेकिन जो एक तबका है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि माँ ऐसे करती, मारपीट मैंने ऐसी देखी है, सर फट गया है, आंख फट गई है, इतना जुल्म औरतों पे देखा है मैंने, मेरी फैमिली में भी देखा है मैंने। तो उनकी औलादें जो मैंने देखी हैं, बड़ी हुई हैं, उनमें वही चीज़ है, वही एरोगेंस है, वही मारपीट है। मतलब एक घर तबाह है, तबाह। मदिया, जब मदर कुछ नहीं कर सकती, अगर उसका घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसकी अपनी मर्जी से तो नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें उस माँ का क्या कसूर है? वो माँ भी बर्दाश्त करती है, कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। वालों से भी सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब बहुत सारे घरों में ऐसी चीज़ें हो रही होती है कि माँ पिट रही होती है, बहुत बुरा पिट रही होती है, और हम फिर भी उसे कहते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए तो तुम्हें बर्दाश्त करना है। कितना अब बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये आप जवाब आप सोचेंगे और आप हमें बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।